हेलो लर्नर्स, वेलकम टू NFNet क्लास। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 4th क्लास जो है वो देखने वाले हैं, जहां पे हम असेसमेंट रिफॉर्म से रिलेटेड थ्योरीज और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और मेनली जो पहले जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था 68 में और 86 में, और बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म जो हुए थे असेसमेंट में। अब NEP 2020 में क्या खास रिफॉर्म जो है वो हुआ है असेसमेंट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्री इंडिपेंडेंस के समय की अगर बात करें, एजुकेशन की बात करें आज़ादी से पहले की, तो एजुकेशन का जो हम काल देखते हैं वैदिक काल से हम शुरू करते हैं, जिस समय एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता था। टॉपिक फिलहाल हमारा केवल असेसमेंट को लेकर है, इसलिए मैं केवल असेसमेंट में फोकस कर रहा हूँ। मूल्यांकन कैसा होता था, तो गुरुकुल सिस्टम में वैदिक पीरियड में जो मूल्यांकन होता था वो ओरल, रिसाइटेशन और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में होता था। ठीक है, रिसाइटेशन और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, साथ ही ओरल होता था, मौखिक होता था। ठीक है, 5th सेंचुरी अगर BC की बात करें तो एजुकेशनल जो होता था वो संघ के अंदर होते थे। ठीक है, और कलेक्टिव ग्रुप्स में होते थे। मुगल पीरियड में बात करें तो ये जो है वो आपके मकतब और मदरसा थे। ठीक है, तो मकतब थे, मदरसा थे। और असेसमेंट जो होता था वो कैसा होता था, ओरल होता था। ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसीज नहीं थी जो एग्जाम लेती थी या असेसमेंट लेता था या मूल्यांकन लेता था कि स्टूडेंट जो है सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। वुड डिस्पैच के टाइम में 1835 में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है मेनली मॉडर्न सिस्टम देखने को मिलता है इंडियन एजुकेशन के लिए। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम देखने को मिलता है। और सबसे पहले मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो हमको देखने को मिलता है 1857 में, और इसी समय हम लोग को कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे और हमारा मद्रास, 3 यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मल्टीकुलेशन एग्जाम हुआ था। ठीक है, सेडलर अगर कमीशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग ने सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड्स की बात की। एग्जामिनेशन या असेसमेंट के लिए क्या तैयार किया गया, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड्स तैयार किए गए। उसके बाद अगर हम लोग हेडटॉक कमेटी की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे मैट्रिक असेसमेंट में फेल हो जाते थे। यहाँ पर केवल और केवल हम लोग को देखने को मिलता था ऐसे टाइप क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये जो है असेसमेंट है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, इसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, बस क्योंकि बेस के लिए हमने इन चीज़ों को समझा। अभी फिलहाल रिफॉर्म कैसा हुआ है ये हमको समझना जरूरी है। तो एजुकेशन कमीशन और असेसमेंट की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद पहला जो एजुकेशन कमीशन हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था आपका राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग, उनकी अध्यक्षता में माना जाता है 48-49 में। ठीक है, और इन्हीं के ही रिकमेंडेशन में UGC की बात की जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात की जाती है, जो आपका 1956 में है। फिर आपका मुदलियार कमीशन की बात की जाती है, मुदलियार कमीशन का है। फिर आपका कोठारी कमीशन आप लोग देखते हैं 64-66 में। फिर 68 में आप नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन देखते हैं। फिर आप 86 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सेकंड देखते हैं। उसका रीअसेसमेंट आप लोग देखते हैं 92 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2009 में यशपाल कमीशन के बारे में, यशपाल कमेटी के बारे में हम सुनते हैं, जहां पे हम लोग लर्निंग विदाउट बर्डन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, असेसमेंट धीरे धीरे जो है वो बदलने लगा स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जैसे अलग अलग एजुकेशन कमीशन आए तो वैसे वैसे जो है वो क्या करने लगे, एग्जामिनेशन को बेस्ड करने के लिए, क्वालिटी और कॉन्फिडेंस लाने के लिए एजुकेशन में असेसमेंट बनता गया, असेसमेंट में चेंज होता गया मूल्यांकन में। तो अगर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की अगर बात करें 1968 में, तो वहाँ पर इवोल्यूशन जो था वो सर्टिफिकेशन पे बात कर, सर्टिफिकेशन से शिफ्ट हो गया इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग में। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन से शिफ्ट हो गया किसमें, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग में। तो ये हमारा क्या देखने को मिलता है 68 के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, जो सर्टिफिकेशन के लिए होता था उससे अब किस पे फोकस करने की बात की गई, सीखने में जो है वो इंप्रूवमेंट कराने के लिए मेनली असेसमेंट का यूज किया जाना था। ठीक है, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की बात करें, जिसका रीअसेसमेंट हम लोग जो है वो देखते हैं, रीअसेस कब किया गया था 1992 में, हम उसका देखते हैं। तो सजेस्ट फॉर व्हाट, एलिमिनेट करना, किस चीज को एलिमिनेट किया गया यहाँ पे, एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस
एंड सब्जेक्टिविटी को, डी एम्फेसाइजिंग को, मेमोराइजेशन को, रोट लर्निंग को, ये सब चीजों को हटाने की बात की गई। और क्या नया लाया गया? तो इंट्रोड्यूस किया गया CCE, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूएशन। ठीक है, तो मूल्यांकन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। कब? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। ठीक है, यहां पे और एक बदलाव देखने को मिलता है, मार्क्स के स्थान पर ग्रेड का जो है वो प्रयोग होता है। ठीक है, मार्क्स के स्थान पर क्या लाया गया? ग्रेड लाया गया। और इंट्रोड्यूस किया गया क्या चीज को? सेमेस्टर सिस्टम को। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज इन फेज्ड मैनर में हम लोग सेकेंड क्या देखते हैं? सेमेस्टर सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन से शिफ्ट कर रहे हो इंप्रूवमेंट इन लर्निंग में, वहां आप क्या देख रहे हो? तो मेमोराइजेशन है, सब्जेक्टिविटी है, ठीक है, डी एम्फेसाइजिंग है, ठीक है, इन सबको एलिमिनेट करने को सजेस्ट किया गया था इसमें। और क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यूअसली मूल्यांकन होते रहना चाहिए कि कोई भी लर्नर सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। और यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 में ग्रेड के मार्क्स के स्थान पे ग्रेड यूज किया गया और इंट्रोडक्शन किया गया किसका? सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, किसके लिए? तो यहां पे हम लोग ने बात किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 पे और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 पे। अब जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020, तो उसके में हम लोग देखते हैं उसमें क्या खासा हमको देखने को मिला। तो धीरे धीरे करके जो है वो असेसमेंट हम लोग कहाँ देख रहे हैं? 2020 में आने से पहले तो पासिंग थ्रू ओरल टेस्टिंग पहले होता था, फिर रिटन टेस्टिंग आ गया, फिर पब्लिक एग्जामिनेशन हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट होने लगे, फिर आपने अभी लेटेस्ट जो देखा वो क्या देखा? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन देखा, और आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट देखने को मिला। ये सब थे असेसमेंट। इसी तरीके से जो है कंटिन्यूड होता गया, शिफ्ट बाय शिफ्ट समय के साथ बदलता गया मूल्यांकन। अब जो 2020 में हम बात करते हैं, यहां पर मेनली काम किस पर किया गया? तो असेसमेंट क्यों लेना है? ठीक है, तो असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म किया गया किस चीज के लिए? लर्निंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बेस्ट करने के लिए, सीखना, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। ठीक, पिछली बार हमने देखा इंप्रूवमेंट लर्निंग जो देखा था 68 में हमने देखा था। यहां पर हम क्या देखते हैं? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए असेसमेंट है। इसके लिए असेसमेंट के क्या क्या फीचर हैं? तो जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें हम लोग फीचर्स देखते हैं असेसमेंट का। रेगुलर असेसमेंट हो, फॉर्मेटिव हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो। फॉर्मेटिव और समेटिव दो प्रकार के इवोल्यूशन हम लोग ने पढ़ा होगा, मूल्यांकन के बारे में हम जानते हैं। समेटिव एंड ऑफ द कोर्स होता है, ठीक है, एग्जाम के लास्ट में होता है। फॉर्मेटिव चलता रहता है, बिटवीन कोर्सेज जो है वो चलता रहता है जहां कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हमारा है लर्निंग और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसका फीचर होगा। फोकस होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब मूल्यांकन केवल किसके लिए ले जा रहा है? मूल्यांकन पास कराने के लिए नहीं, मूल्यांकन ये देखने के लिए किया जा रहा है कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट किया जाएगा कि किसी भी लर्नर का टेस्ट किया जाएगा उसके हायर ऑर्डर स्किल्स को, जैसे एनालिसिस है, एनालाइज कर पाते हैं यानी क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है या नहीं है, इन चीजों की जांच की जाएगी। ठीक है, और ये मदद करेगा पूरे स्कूलिंग सिस्टम में रिवाइज करने के लिए कंटिन्यूअसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और जिससे ऑप्टिमाइज किया जाएगा किसको? लर्निंग को, मतलब गुणवत्तापूर्ण लर्निंग करने की बात हुई है। ये सारे फीचर्स हैं जो असेसमेंट को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्रेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है असेसमेंट में, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, जिसका बात हम लोग NEP 2020 में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NEP 2020 में क्या क्या चीजें होंगी असेसमेंट के। ठीक है, तो कल्चर ऑफ असेसमेंट कैसा होगा? कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होगा लर्निंग आउटकम्स का प्रत्येक बच्चे के लिए, मतलब कोई भी बच्चा सीख पा रहा है या नहीं। लर्निंग आउटकम क्या होता है? जैसे हम ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स के एंड में आप जो कर पाने की क्षमता रखेंगे, अगर आप वो कर पा रहे हैं मतलब वो लर्निंग आउटकम को आपने अचीव किया है। तो ये ट्रैक करना कि कोई भी बच्चा लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये इसके अंदर रखा गया, इस असेसमेंट में रखा गया है। दूसरा है बोर्ड एग्जामिनेशन जो होंगे उनको और ज्यादा फ्लेक्सिबल किया जाएगा और असेसमेंट किया जाएगा इसेंशियल स्किल्स को, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्किल जरूरी होते हैं, उनको जो है वो असेस किया जाएगा। असेसमेंट जो होगा, असेसमेंट से फोकस होगा कोर कॉन्सेप्ट पे, हायर ऑर्डर और फाउंडेशनल स्किल पे। तो कोई बच्चे को किसी भी चीज को सीखने के लिए बुनियादी शिक्षा, ठीक है, कैसी बुनियादी कौशल कैसा होना चाहिए उस बच्चे के अंदर, वो है या नहीं है, ये चेक करने की बात है। ठीक है, इस पर बात हुई।
और इसमें एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात की गई है जो हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो ऑप्टिमल कैरियर चॉइस कर सके, उसके लिए उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करेगा कि आप किस तरीके से किस चीज को सीखने के लिए बराबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल असेसमेंट सेंटर एक बनाया गया और इस नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम है परख, जिसके बारे में मैं आपके साथ फिर से चर्चा करूंगा, परख क्या है उसके बारे में। ठीक है, ये बनाया गया है परख के नाम से, नेशनल असेसमेंट सेंटर। और सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट की बात की गई। ठीक, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट है। ठीक, उसके बाद एक NTA की भी बात की गई है, एक टेस्टिंग एजेंसी जो क्या काम करेगी, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी हाई क्वालिटी का, ताकि एलिमिनेट कर सकें कोचिंग या उसके किसी दूसरे एग्जाम के तैयारी के लिए अगर हमको आवश्यकता पड़ती है तो उन चीज को एलिमिनेट करने के लिए NTA बनाया गया है, जो क्या करेगा, पूरा जो है वो आपका ऑफर करेगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो हमारा NEP 2020 है, वो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बताता है असेसमेंट के लिए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है और रिपोर्ट कार्ड फॉर ऑल स्टूडेंट 360 डिग्री। तो क्या क्या असेसमेंट में होंगे, तो देखिए सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट होगा जो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक बात करता है। असेसमेंट बाय पेरेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब आपके माता पिता के द्वारा, आपके अभिभावक के द्वारा मूल्यांकन की बात की जा रही है। असेसमेंट बाय टीचर की बात की गई है, आपके शिक्षक के द्वारा असेसमेंट मूल्यांकन की बात की गई है। पीयर असेसमेंट, हमसे जुड़े हुआ जो भी व्यक्ति है, हमारा दोस्त, हमारा कलीग, जो हम जिसके साथ मिलकर हम सीख रहे हैं, तो उनके साथ भी हम मिलकर अपना मूल्यांकन करेंगे, उनका मूल्यांकन कराएंगे कि सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट को बता रहा है और घर को लिंक करा जाएगा किसके साथ, स्कूल से करा जाएगा, ये बताया गया है। मल्टी लेयर्ड होंगे, मल्टी सोर्सेस होंगे असेसमेंट जो है वो, और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। हम लोग बताए थे कि स्टूडेंट का ग्रोथ हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, प्रत्येक ईयर कितना ग्रोथ हो पा रहा है, क्या सीख पा रहा है, कैसे सीख पा रहा है, ये चेक करने के लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात की गई है। और यहाँ पर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में परख सेंटर्स, NCERT सेंटर, ACERT सेंटर्स लाने की बात की गई उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रीडिजाइन करना है टोटली असेसमेंट को। ठीक है, इट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, इनके थ्रू पोर्टफोलियोज, इसके सब के थ्रू क्या करेगा, प्रोग्रेस चेक करेगा किसी बच्चे का। तो ये असेसमेंट रिफॉर्म करने की बात हो रही है। तो किस तरीके से मूल्यांकन को रिफॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, वो हम लोग NEP 2020 में देख रहे हैं। तो NEP 2020 फोकस किस चीज पे कर रहा है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड है सॉरी, समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड है, या 360 हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। तो हम सभी स्टूडेंट के लिए 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ टीचर असेसमेंट भी है, जहाँ बाय टीचर भी है, बाय पेरेंट्स भी है। ठीक है, आप उस तरीके से देख रहे हो, फॉर्मेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारे पीआर असेसमेंट देख रहे हो। 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है। नेक्स्ट जो हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसको हम लोग को करिकुलम वाले से एरिया में भी हमने देखा था। ठीक है, फ्रेमवर्क वाले एरिया में भी हम देखेंगे। इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, तो क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की दर कम हुई। तो जब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की दर कम हुई, मतलब बच्चे हायर स्टडीज के लिए नहीं जा रहे, तो उसको देखते हुए क्या किया गया है, NEP 2020 में ये गोल लिया गया है कि 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक पहुंचाना है। ठीक है, कहां तक लेके जाना है, 50% तक लेके जाना है। अभी लगभग 26 से 27 जो है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, इसको 50% तक लेके जाने की बात की गई है। 2014 की बात करें तो 21-22% तक वो था। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हाई करने की बात हो रही है, इंक्रीज करने की बात हो रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें असेसमेंट जो होगा लर्नर्स का, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस को देखना है, लर्नर के क्या क्या चीजों को देखना है। तो लर्नर संज्ञानात्मक रूप से बढ़ रहा है या नहीं, मतलब कॉग्निटिव एनालिसिस जो उसका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अफेक्टिव मतलब आपका यहाँ पर मेनली पहला जो है वो कॉग्निटिव है, जहाँ पर संज्ञानात्मक बात करते हैं, अफेक्टिव जहाँ भावनात्मक बात करते हैं, और साइकोमोटर डोमेन की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर ये तीन जो डोमेन्स होते हैं, इन तीनों को चेक करने की बात की गई है NEP के असेसमेंट के अंतर्गत। मतलब ज्ञान के रूप में भी हम बात करते हैं, समझ के रूप में भी हम बात करते हैं, और कौशल के रूप में भी हम बात करते हैं। ये तीनों हमारा होगा असेसमेंट का NEP 2020 में। अगर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की जाए तो सेकेंडरी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ये सब क्या है, तो ये समय खाने वाली चीजें हैं।
ठीक है। इससे सही लर्निंग नहीं हो पाता है, हमको बहुत ज़्यादा कोचिंग करना पड़ता है, एग्जाम प्रिपरेशन करना पड़ता है, बट लर्निंग में हम नहीं रह पाते हैं, लर्निंग नहीं हो पा रहा है। बट क्या एग्जाम हम दे रहे हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बट सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने में फोकस नहीं है। ये सारे एग्जाम जो है वो केवल स्टूडेंट को जो है वो लर्न करने के लिए फोकस नहीं करते हैं। बहुत केवल एक सिंगल स्ट्रीम सीखिए, एक ही मटेरियल देखिए, इतना ही पढ़िए, ये सब चीज़ में आपको बढ़ाने लग जाए। बोर्ड एग्जाम जो है वो रीडिज़ाइन कर रहे हैं ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इस पर बात की जा रही है। स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जा रहा है अपना सब्जेक्ट चूज कर सके, वो बोर्ड एग्जाम में क्या सब्जेक्ट देना चाहता है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सके। बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा ईजियर बनाने की बात की गई है और यहाँ पे कंटेंट को अब हम लोग मेमोराइजेशन की जगह में क्या करने की बात कर रहे हैं, कंपिटेंसी या कैपेसिटीज लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेमोराइजेशन मतलब रोट लर्निंग को हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो भी स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट जो है वो उनको अलाउ किया जाएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए 2 ओकेशंस में। ठीक है, कोई भी स्कूल अपने पूरे स्कूलिंग ईयर में 2 जगह पे दे सकता है, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम। ये चीज हमारा रहेगा। और 2 पार्ट्स में हम लोग बात करें, पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप विथ एमसीक्यू होंगे और अदर जो पार्ट होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, सेमेस्टर एग्जाम हो, मॉड्यूलर हो, एनुअल एग्जाम हो, ये चीजों पर बात की गई है। एनसीईआरटी जो है वो कंसल्टेशन होगी एससीईआरटी के साथ, बोर्ड ऑफ असेसमेंट के साथ, नेक के साथ, परख के साथ। गाइडलाइन जो है वो एनईपी 2020 का जैसा भी दिया गया असेसमेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। 2022-23 एकेडमिक सेशन से ये असेसमेंट ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है, ध्यान रखेंगे। जो भी चीजें यहाँ पे बोल्ड है उन चीजों को आपको फोकस करना है जो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रिफॉर्म जो हो रहा है एग्जामिनेशन का ग्रेड 9 to 12 के लिए इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम, वो कैसा रिफॉर्मेशन है ये हम देखते हैं। मैंने आपको एक जो है वो स्ट्रक्चर बताया था 5334 का, 5 का सेक्शन, 3 का सेक्शन, 3 का और 4 का तो लास्ट जो 4 का सेक्शन है, सॉरी 9 to 12 ग्रेड के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाने की बात की गई है, प्राइमरी कोर कैपेसिटी को लाने की बात की है, मेमोराइजेशन को हटाने की बात की गई है। विजुअल मॉडल एक्सप्लोर्ड एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्जाम, 2 पार्ट एग्जाम की बात की गई है। 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड 1 इज डिस्क्रिप्टिव बात किया गया है। गाइडेंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय, गाइडेंस इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा गाइडेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और कंसल्टेशन कौन कौन होंगे, एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और परख होंगे। ठीक है, ये आपका होगा। टीचर्स प्रिपेयर होंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे असेसमेंट को। 22-23 के एकेडमिक सेशन से ही असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है। प्रत्येक बोर्ड में इंश्योर किया जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड इन लर्नर, ठीक है, अटेनमेंट है या नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स और गाइडलाइन बनाए जाएंगे, किसके थ्रू बनाए जाएंगे, परख नेशनल सेंटर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस किस चीज के लिए, फॉर स्कूल बोर्ड्स के लिए या फॉर असेसमेंट के लिए या फॉर इवोल्यूशन के लिए, आप ये समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो परख क्या है, तो सबसे पहले परख के बारे में मैं आपको बताता हूं। परख एक नेशनल सेंटर के रूप में बात किया जा रहा है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है। परख का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। किस चीज की बात की जा रही है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हमने बात किया था, ये आपका है परख। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये क्या करेगा, तो ये जो नेशनल सेंटर है, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है, वो नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा, गाइडलाइन सेट करेगा। किस चीज के लिए, स्टूडेंट के असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए। जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए, जो इंडिया के स्कूल बोर्ड्स हैं रिकॉग्नाइज के हैं उनके द्वारा, उनके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस बनाए जाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट का असेसमेंट या इवोल्यूशन लेना है। ठीक है, स्टेट अचीवमेंट सर्वेस के अंतर्गत गाइडिंग होंगे ये, और नेशनल अचीवमेंट सर्वर्स मॉनिटर करेंगे लर्निंग आउटकम को किसी भी बच्चे के अंदर का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, थोड़ा सा एक स्लाइड देखते हैं जिसमें और अच्छे से डिटेल हम लोग देख सकते हैं परख का। ये एनसीईआरटी के द्वारा ही क्रिएटेड है ये सारा जो हम लोग यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो क्या क्या चीजें मेन है परख में, तो परख में हम बात करें सबसे पहले तो परख, तो परफॉर्मेंस, ठीक है, परख में आपका है परफॉर्मेंस। ठीक, आपका नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं किसका, असेसमेंट, रिव्यू, एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, किसके अंदर काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर।
स्टैंडर्ड सेट करने का काम करेगी। इसको नेशनल असेसमेंट सेंटर के रूप में हम लोग बात करते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, गाइडलाइंस बनाना। किनके लिए? तो असेसमेंट और इवोल्यूएशन के लिए। गाइड करेगा, गाइडिंग स्टेट अचीवमेंट सर्वेस और कंडक्टिंग व्हाट? नेशनल अचीवमेंट सर्वेस फॉर व्हाट? लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए। मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम इन द कंट्री। ये किसके द्वारा किया जाएगा? परख के द्वारा। तो ये एक पार्ट है, मेन पार्ट आप समझ सकते हैं। किस चीज के लिए? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो असेसमेंट का हुआ है उस प्रणाली के लिए हम लोग बात करें। नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है। What is proposed National Assessment Center named in the National Education Policy 2020? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नेशनल असेसमेंट सेंटर जो प्रपोज किया गया है वो क्या है? आपका परख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, एनालिसिस, ठीक है, नॉलेज ऑफ, और हमने क्या बोला? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हमारा पार्ट है परख। नेक्स्ट क्या है हमारा कि एनईपी में जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है उसका ऑब्जेक्टिव है नाम सेटिंग करना, स्टैंडर्ड सेट करना, गाइडलाइंस तैयार करना। किसके लिए? असेसमेंट और इवोल्यूएशन के लिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में शेयर कर दूंगा, चाहे आप टीचिंग स्टाफ ग्रुप में जुड़े हो हमारे, या तो फिर आप पीजीटी सीएस ग्रुप में जुड़े हो। आप सभी को जो है ये क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिए। ग्रेड 1 से 8 तक के एग्जाम के लिए, पहले मैंने आपको बताया ग्रेड 9 से 12 तक का हमने देखा। ग्रेड 1 से 8 तक के एग्जामिनेशन के लिए अगर बात करी जाए तो की स्टेज असेसमेंट इसके लिए तैयार किया गया है। ग्रेड 3 को बनाया गया है, 5 को बनाया गया है और 8 को बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बताया था? 5 3 3 4। तो जो पहला 5 था वो ग्रेड 2 तक बात करता है, ठीक है, मगर अगला जो ग्रेड होता है वो कौन सा होता है? 3, क्लास 3, ठीक है। अगला जो है वो क्लास 5, अगला जो है वो क्लास 8, ठीक है। तो 3 से 5वीं तक का होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग देखते हैं 3वीं से 5वीं और 5वीं से क्या देखते हैं अपन? 8वीं देखते हैं। तो की स्टेजेस क्या क्या होंगे सेंसस असेसमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3, 5, 8 अचीवमेंट को ट्रैक करने के लिए, कोई बच्चे के अचीवमेंट को ट्रैक करने के लिए, क्रिटिकल लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए टेस्टिंग किया जाएगा। रोट लर्निंग से बाहर निकलने की बात की जा रही है, रोट लर्निंग से बाहर जाना है, मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, रटन प्रक्रिया जो हमारी है उससे बाहर जाने की बात हुई है। कोर कॉन्सेप्ट है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, हायर ऑर्डर स्किल्स है या नहीं है, रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये चीजें चेक करनी है। स्कूल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा ओनली फॉर डेवलपमेंट पर्पस, केवल ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए होगा, और ताकि आप क्या चीज के लिए रखें कि स्कूल एजुकेशन में, स्कूल सिस्टम में आपका इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है लर्निंग में, ये इसका मेन फोकस होगा, ठीक है। तो ये हमारा है 1 to 8 के लिए। क्वेश्चन क्या था? टू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स एंड नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ ग्रेड 10 and 12 अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ऑल स्टूडेंट विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग क्लासेस, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। तो ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8, किस किस ग्रेड की बात की गई है? ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बहुत ही मतलब चुने हुए प्रश्न हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी हम लोग को अभी तक मिलता है कि भाई यहाँ पे असेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में से क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, तो उसको हमने क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे देखा है। उसके बाद बात है परख हमने देखा, फिर हम लोग देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के बारे में। NTA क्या है? हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बात हो रहा है। हाई क्वालिटी कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए बात हो रहा है इन साइंस, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, लैंग्वेज, आर्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, इसमें एग्जाम लेने की बात, ठीक है, मेनली जो टेस्ट लेने की बात है। सर्व एज प्रीमियर एक्सपर्ट ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो होते हैं आजकल आप NTA के थ्रू देखते हो। यूनिवर्सिटी टू यूज दिस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, आजकल आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी में CUET होता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सारी यूनिवर्सिटी का बर्डन कम हो जाता है, एक सेंटर होता है NTA जिसके द्वारा असेसमेंट लिया जा रहा है। तो ये NTA के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम CUET के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हम बात करते हैं, वहां पे हमारा क्या है? तो ये हमारा NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन लेता है? NTA लेता है, ठीक है। परख क्या है? परख जो है वो एक सेंटर है,
क्या है आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर है, जो गाइड करेगा कि स्कूल्स में बोर्ड्स में कैसे आपको असेसमेंट लेने हैं, इसके लिए सेंटर की बात। आपने देखा असेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, रिफॉर्म करने की बात की, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो पहले न्यू असेसमेंट पैटर्न तैयार किया जाएगा प्रत्येक स्टेज में स्कूल एजुकेशन के लिए। एक कल्चर और फॉर्मेटिव एडेप्टिव असेसमेंट लाया जाएगा स्कूल के लिए। कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा टीचर्स को, ताकि वो असेसमेंट एज लर्निंग ले सके, असेसमेंट फॉर लर्निंग ले सके। ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हमारा है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पेपर सेटर्स। उनको ध्यान रखना होगा कि कैसे होना चाहिए न्यू असेसमेंट पैटर्न के हिसाब से पेपर कैसे सेट होने चाहिए, जिसमें क्या चेक करना है। क्वेश्चन बैंक बनाना जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम हो, टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स को चेक करने के लिए। और क्या है हमारा, तो 3, 5 और 8 ग्रेड के लिए स्टेट सेंसस एग्जाम में किस प्रकार से होगा उसके लिए असेसमेंट पैटर्न तैयार करना, ये इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को कम्युनिकेट चाइल्ड प्रोग्रेस बाय स्कूल टू पेरेंट्स। ठीक है, आईटी बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम रहेंगे जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लर्नर्स के प्रोग्रेस को देखेंगे। प्लान टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जाम के बर्डन को कम करने की बात की गई है। बोर्ड ऑफ असेसमेंट बात हुई है इंप्रूवमेंट एग्जाम के रूप में। सब्जेक्ट ऑफर बाय सीबीएसई एंड अदर बोर्ड ऑफ असेसमेंट एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, उनको रिव्यू करने की बात की गई है। कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए, जिसको हम लोग मेनली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग समझेंगे 2020। तो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा करूंगा। ओवरऑल थोड़ी सी थ्योरीज थी, बट क्या क्या कॉन्सेप्ट में आपको रखना है, क्या चीज़ें याद रखनी है, उसके लिए मेन आप क्वेश्चंस को देखेंगे। उन क्वेश्चंस के आधार पर आप चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ओपन टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं यदि ज्वाइन नहीं है। और यदि ज्वाइन है तो आप वीडियो डालने के बाद क्वेश्चन हमारा सेंड होता है, तुरंत आप उस वीडियो के बाद क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपका रिवीजन जो है वो क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए परिचय से परिणाम तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई और नई सीरीज़ या नई वीडियो EMRS एग्ज़ाम के लिए चाहिए हो, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।